साथियों नमस्कार। मैं सुनील नेगी एक बार फिर आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सोच रहा हूं कि आपसे मैं उत्तराखंड के चार धाम के मुद्दे पर कुछ बात करूं। साथियों, माननीय उत्तराखंड न्यायालय ने चार धाम यात्रा पर हाल ही में बैन लगाया है, पुनः 18 अगस्त तक। उसके बाद क्या हुआ इस पर जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में चार धाम यात्राओं को लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव में लगभग कुछ ही महीनों का समय रह गया है और आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल वगैरह वगैरह सभी दल जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, सभी जो है उनमें हलचल तेज हो चुकी है। यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, परिवर्तन यात्राओं का दौर शुरू हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में मैं कहूँगा, उनके समर्थक कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते हुए इन यात्राओं को कर रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव में वोट हासिल करने के लिए। कांग्रेसी जन परिवर्तन यात्रा में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं। हरीश रावत उसके नेता हैं, गोदियाल जो अध्यक्ष हैं प्रदेश, वो नेता हैं। उन्होंने ये यात्रा शुरू की मुख्यमंत्री के गढ़ से, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से, खटीमा से। तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, मदन कौशिक हुए, उन्होंने शुरू की इसे श्रीनगर से, जहाँ से प्रदेश अध्यक्ष एमएलए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड-19 के दौर पर जहाँ एक तरफ माननीय न्यायालय जनता की सेहत और जान माल की रक्षा के लिए, उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए चारधाम यात्रा पर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को सही ढंग से नहीं निभाने के लिए यात्रा पर बैन लगा हुआ है, चारधाम यात्रा पर, वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 की धज्जियां उड़ाते हुए ये दोनों क्या और दल भी अपने चुनाव के मद्देनजर अपनी यात्राएं जारी किए हुए हैं, और जिसमें सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग, पार्टी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बड़े दुख की बात है कि भले ही आज कोविड एक हद तक कंट्रोल में है, लेकिन हमारे जो नेता हैं, हमारे जो दिशा दिखाने वाले लोग हैं, चाहे वो सरकार में हैं चाहे विपक्ष में हैं, वो ये समझ रहे हैं कि कोविड जो है जड़ से ख़त्म हो गया और अब पुनः उसी ढर्रे पे आ गए जिस ढर्रे से दूसरी वेव, तीसरी वेव शुरू हुई थी और अपनी पीक पर पहुंच करके कई लोगों की जान माल को नुकसान पहुंचाया। हमने कई हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में देश भर में लोगों को खोया है। और आपके सामने हरिद्वार का उदाहरण तो है ही, किस तरीके से अप्रैल के महीने में चार धाम यात्रा जहां एक तरफ बंद थी वहां पर, वहीं दूसरा हरिद्वार में एक इतनी बड़ी गलती की गई कि हरिद्वार कुंभ को प्रारंभ कर वहां पर किस तरीके से 3.5 लाख तक केस पहुंच चुके थे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक घोटाला भी हुआ जिस पे टेस्टिंग का, जिस पे अभी इंक्वायरियां चल रही हैं। और कमोवेश स्थितियां आज वही हैं कि हम लोग फिर कोविड के मामले पर लापरवाही बरत रहे हैं। खैर, मामला इस समय चारधाम यात्रा का है। उस चारधाम यात्रा का जिससे प्रदेश को इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो अप्रैल 2020 की है, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी अगर चारधाम यात्रा जारी रहती, जो कि कोविड की वजह से बंद हुई और वो ज़रूरी भी था, लेकिन मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि चारधाम यात्रा जो है वो पूरे देश के लिए, दुनिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से लोग इसमें आते हैं, डेवोटीज आते हैं, जो भक्त हैं वो आते हैं, चारधाम यात्राएं करते हैं। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है,
वो भुगतना पड़ा है। वहाँ के जो पेटी बिजनेसेस करते हैं, जो हज़ारों की संख्या में जो क्षेत्रीय लोग हैं, जिनके कारोबार, जिनकी नौकरियां लगभग ठप हो गई हैं, जिनका जीवन यापन करना, दो दिन की रोटी चुकाना मुश्किल हो गया, उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। टेम्पल ट्रस्ट हो, चाहे होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, चॉपर्स हों, कंपनीज हों, चॉपर्स कंपनीज हों, गवर्नमेंट प्राइवेट व्हीकल्स हों, उनके मालिक हों, जो खच्चरों पर हज़ारों लोगों को ऊपर ले आते थे, वो हों, या छोटी छोटी दुकान लगाने वाले जो पूजा का सामान बेचते थे, और बहुत सारे इससे जुड़े हुए लोग, आज वो सब सड़कों पर हैं, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये बात सही है कि कोविड में ये संभव नहीं था। माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किए वो सर आँखों पर हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़रूरी था। अगर माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करते तो उस समय स्थितियाँ आपे से बाहर हो जाती और हमने बहुत सारी जान शायद खोई हुई होती। तो ये उस समय बहुत ही ज़रूरी था। और चूँकि सरकारें या जो शासन में हैं, अगर वो कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान रखते और उनको इम्प्लीमेंट करते ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता के साथ, तो शायद माननीय न्यायालय भी चारधाम की यात्रा को परमिशन दे देते। कि उन्होंने तो कहा ही था कि अगर कोविड-19 का प्रोटोकॉल्स ध्यान रखे जाएं और उनको बहुत ही तरीके से, पारदर्शी तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इजाज़त तो देने में उन्हें दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा बहुत बड़ी चीज़ है, जिसके लिए माननीय न्यायालय बीच में आए और उन्होंने अंततोगत्वा इस पर फैसला लिया, जो कि एक बहुत सराहनीय फैसला था। लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल बदल रही हैं। आप देखें, एक तरफ उत्तराखंड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज खुल गए हैं पहले की तरह, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, जीवन ऐसा लगता है कि फिर पटरी पे आ गई है। और बसों में आप देखें तो ठसाठस भरी हुई है, टेम्पोज, बसेस। और अगर आप हरिद्वार, उधम सिंह नगर या जो भी टाउनशिप्स हैं, बड़े बड़े शहर हैं, उनकी स्थितियां देखें तो आज भी ऐसा लगता है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोग उन्हें इस बात को ध्यान में नहीं रख रहे हैं कि ऐसी स्थितियां फिर भी पैदा हो सकती हैं। गनीमत है कि फिर भी चीज़ें कंट्रोल में नज़र आ रही हैं। खैर, आज जो सबसे बड़ा सवाल है कि जहां चारधाम यात्रा के रुकने के बाद 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू स्टेट ने खोया है, वहीं आप देख रहे हैं कि जहां कभी 38 लाख लोग पिछले साल आए थे, फुटफॉल्स हुए थे चारधाम यात्रा में, वहीं 4 लाख पर इनका जो आंकड़ा आ गया। और अब तो स्थितियां खैर ना के बराबर हैं, क्योंकि सब बंद है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करीबन 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का एक पैकेज जारी किया था, जो सराहनीय कदम है निसंदेह। जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी हज़ारों हज़ार लोग जो टूरिज़्म सेक्टर में, रिलीजियस टूरिज़्म सेक्टर में, जो गरीब लोग जिनके छोटे छोटे बिजनेस तबाह हो गए हैं, जो म्यूल्स पोनी चलाने वाले लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, जो टूरिज़्म सेक्टर में काम करते थे, चाहे वो होटल्स में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, चॉपर कंपनीज़ में हो, गवर्नमेंट प्राइवेट व्हीकल्स जो चलाते थे, जिनका टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म पर पूरा दारोमदार जिम्मेदार था, उनके आज नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 200 करोड़ का एक पैकेज घोषित किया कि उनको कॉम्पनसेशन फाइनेंशियल दिया जाएगा जब तक कि चारधाम यात्राएं बंद हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या इस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या इस पे कोई खबर या कोई ऐसी डिक्लेरेशन है कि इस पे काम हो रहा है और लोगों को रास्ता दिख रहा है कि उन्हें सरकार की तरफ से जो ये पैकेज दिया गया उस पर उनके घर पे पैसा पहुंच रहा है। इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और यही वजह है कि उत्तराखंड के वन अधिकार आंदोलन के नेता किशोर उपाध्याय ने हाल ही में 2 दिन पहले ये घोषणा की है कि वो अगर यात्रा शुरू नहीं की गई तो बद्रीनाथ जाकर भगवान श्री विशाल के चरणों में यात्रा आरंभ करने हेतु प्रार्थना करेंगे। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा से अपना परिवार चलाने वाले विभिन्न संगठनों ने
उनसे मुलाकात की और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। चारधाम यात्रा से सरकार को परहेज क्यों है, ये उनका सवाल था। और माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर चारधाम यात्रा न होने से लोगों पर पड़ रहे गंभीर प्रतिकूल आर्थिक प्रभावों के संबंध में उन्होंने सुझाव भी दिए और कहा कि लोगों के ऋण माफ़ किए जाएं, टैक्स माफ़ किए जाएं और बिजली पानी के बिल माफ़ किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर चारधाम यात्रा सरकार ने शुरू न की होती तो वे सारे प्रतिबंधों को तोड़ेंगे और आने वाले एकादशी भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि कृष्णकांत कोठियाल जो महापंचायत के अध्यक्ष हैं, उनका भी पूरा समर्थन उनकी इस बद्रीनाथ कूच, चारधाम यात्रा कूच को मिला है। उनका आरोप है कि जब सरकार ने राजनीतिक कार्यक्रम और रैलियों, सभाओं को खुली छूट दे रखी है तो चारधाम यात्रा क्यों नहीं आयोजित की जा रही। चारधाम यात्रा राज्य के आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है और सरकार स्वयं उसे कमज़ोर कर रही है। चारधाम यात्रा से आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सभी क्षेत्र कंगाल हो गए हैं। वे अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं। सरकार आर्थिक रूप से उनकी सहायता नहीं कर पा रही है। लोग भुखमरी और आत्महत्या के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार अगर यात्रा शुरू नहीं करती है तो एकादशी के दिन वो बद्रीनाथ कूच करेंगे। लेकिन उन्होंने इस पर एक शर्त भी रखी है, कोविड-19 की रोकथाम हम सबकी जिम्मेदारी है। देश प्रदेश का शायद ही कोई सौभाग्यशाली परिवार होगा जिस पर इस संक्रमण का प्रभाव नहीं पड़ा होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब प्रदेश के सभी राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक आदि गतिविधियां खुली है तो सरकार बताए कि क्या चारधाम यात्रा से ही कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना है। चारधाम यात्रा संचालित न करना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना पर भी कुठारा लगाता है, ये उनके आरोप है। अब सवाल ये है कि अगर ये यात्राएं शुरू होती हैं और शुरू होने के बाद कोविड-19 की स्थितियां पहले जैसी बरकरार हो जाती हैं, वही स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो कि अप्रैल में महाकुंभ के होने के बाद पूरे प्रदेश में, देश के विभिन्न हिस्सों में हुई थी, जो बहुत तेज़ी से कोविड फैला था। इस बात की क्या गारंटी है कि ये दोबारा चारधाम यात्रा में नहीं होगी। लेकिन ये भी सच है कि वहाँ के जो हज़ारों हज़ार परिवार और रिलीजियस टूरिज़्म से जुड़ा जो वर्ग है, जो संस्थाएं हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो उनकी स्थितियां खराब हो रही हैं और किस तरीके से उनके परिवार को जीवन यापन करने में मुश्किल हो रही है, क्या इस पर सरकार गौर करेगी। तो मेरा एक ही सुझाव है कि सरकार को इस यात्रा को शुरू करने के सिलसिले में ज़रूर अपना दिमाग दौड़ाना चाहिए। माननीय न्यायालय की शरण में जाकर के न्यायालय को गारंटी देनी चाहिए कि चारधाम यात्रा को अगर पूरे तौर पर वो शुरू नहीं कर सकती तो उसका एक प्रतिशत कि वो शुरुआत कर सकती हैं। कोर्ट को, माननीय कोर्ट को आश्वासन दे सकती हैं कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स का पूरा ध्यान रखेंगी और इसके जो नॉर्म्स हैं उनका बहुत ही गंभीरता से पालन करेंगे। जैसे कम से कम वैक्सीन का दोनों डोजेस का लगना, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, मास्क का ध्यान रखना और उस शर्त को अपनाना जिसके तहत कोविड के तमाम प्रोटोकॉल्स, वैक्सीन से लेकर तमाम प्रोटोकॉल्स, उस पर सरकार इस बात की जिम्मेदारी ले कि यात्रा करने से पहले, शुरू करने से पहले वह इसे पूरी तरीके से निभाएगी। तो ऐसी स्थितियां आज हैं कि एक तरफ राजनीतिक दल के कुछ लोग हैं जो इस यात्रा के पुनः शुरुआत पर जोर दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि वो बद्रीनाथ कूच करेंगे, चारधाम यात्रा कूच करेंगे अगर सरकार ने इस पर कदम नहीं लिया। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मामला पूरी तरीके से सब जुडिस है, आदरणीय कोर्ट में है और कोर्ट ने 18 अगस्त तक इस पे बैन लगाया था, वो तारीख निकल गई है। तो एक उत्तराखंड से संबंधित होने के नाते
पत्रकार होने के नाते मेरी सरकार हो चाहे नेतागण हो, उन सभी से यही अपील है कि इस पर कोई भी कदम लें तो प्रदेश का हित ध्यान में रखें। प्रदेश की जनता का हित सर्वोपरि है। और आज चूंकि वहाँ के हज़ारों हजार लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी स्थितियाँ बहुत ही नाजुक हैं। दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, स्टार्विंग डिज़ास्टर। उस पर कोई गौर ज़रूर किया जाना चाहिए और सारे दलों को मिल करके मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक आयोजित करनी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री और तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो अपने अपने सुझाव रखें और इस पर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि चारधाम यात्रा से जुड़े जो हज़ारों हजार परिवार हैं उन्हें पुनः रोज़ी मिल सके, उनके परिवारों के घरों में चूल्हा जल सके और साथ साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का बहुत ही सख्ती से पालन करते हुए इस यात्रा को शुरू किया जा सके, ताकि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। यानी कोविड प्रोटोकॉल्स भी रहें, कोविड ना बढ़े, कोविड कंट्रोल में रहे और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इस पर गंभीरता से अमल करें और साथ साथ वहाँ की जनता को रोज़गार मिल सके, जो पिछले कई महीनों से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि यात्राएं पुनः शुरू हो, उस पर उन्हें एक रिलीफ मिल सके। यही मेरी प्रदेश सरकार से और सभी राजनीतिक दल जो प्रदेश के हैं उनसे निवेदन है कि वो इस पर गंभीरता से विचार करके कोई ऐसा रास्ता निकालें जो सभी के लिए मान्य हो और चारधाम यात्रा से प्रभावित हुए हज़ारों हजार परिवारों को नया जीवन दान मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।